समारोह के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब, अतिथि विशेष और सीयूजी के कुलपति श्री दुबे साहब, विश्वकोश ट्रस्ट के कुमार भाई, आलोक सर और संयोजक समिति के प्रमुख ईश्वर सिंह, सभागार में उपस्थित आप सब विद्वजन। मैं जिस गांव से आता हूं, ये गांव शिक्षा के लिए एक नाम रखता है। पिलवई का स्कूल कॉलेज दोनों ऐसे थे कि स्वतंत्रता पूर्व से अगर पढ़ाई के लिए तो बोले पिलवई अच्छी जगह है और वहां रहने के कारण पढ़ पाए, ऐसा मानना है मेरा। सर से मेरा संपर्क एमए में आने के बाद हुआ। इससे पहले जब मैं बीए में था तो चौधरी साहब को नाम से जानता था। चौहान साहब के कारण एक दो बार रूबरू मिलना भी हुआ, लेकिन विद्यार्थी थे, बड़ा आदर भाव तब भी था, आज भी है, और उनका स्नेह हमेशा बना रहा मुझ पर। आलोक सर एमए में पढ़ाने आते। दो गुरु ऐसे थे, दोनों की विचारधारा अलग थी। एक तो गुरु के नाम से ही जाने जाते थे, विनीत गोस्वामी, और परम वैष्णव, और उनकी एक परंपरा थी। एमए में पढ़ते हुए जब आलोक जी से पढ़े मुक्तिबोध को, तो एक संघर्ष सा बना रहा और सतत चलता रहा, विद्यार्थी जीवन में भी और अध्यापक के जीवन में भी। सर से मेरा पहला परिचय क्लास में हुआ। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा पहला बैच था, 5-7 लोग थे, तो सीधा परिचय रहा, नाम से जानते थे। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि सर मानसा से पिलवई के लिए आए। कॉलेज में आते बराबर उन्होंने कहा, हसमुख कुछ किताबें हैं जो बस में छूट गई। मैंने पूछा सर कौन सी बस थी, तो नाम दिया। फौरन में निकला, किताबें ले आया और दे दी। उस दिन से सक्रियता उन्होंने देखी और सतत हमारा संबंध रहा। उसके बाद एमए की पढ़ाई पूरी करके मैं ईडर कॉलेज में खंड समय व्याख्याता के रूप में जुड़ा। ओम प्रकाश जी थे, बड़े आत्मीय व्यक्ति रहे हैं और कैसे पढ़ाना है उनसे सीखा। बालासिनोर गया, फिर चौधरी साहब से मुलाकात हुई। तो उस समय में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अंदर की बातें हम लोग नहीं जानते। सिलेक्शन हो गया तो हम बैठे थे, अंदर चौधरी साहब थे। बोले भाई इनको ऑर्डर दे दो। बोले साहब कल परसों जब प्रमुख आएंगे तब दे देंगे। चौधरी साहब खड़े हुए थे, बैठ गए। बोले कि भाई आपको देना है तो अभी दे दो, वरना ये जो कागज है मुझे वापस दे दो। बोले कि नहीं साहब। आधे घंटे हमको बिठाया, ऑर्डर टाइप करवाया, दिया, फिर निकले। तो ये पूरा एक संबंध बना। प्रसंग ये है कि अध्यापक हो गया, शायद मैं संतुष्ट हो गया था। हमारे अध्यक्ष भानु भाई एक बार सर से मिले, सर मुझे पीएचडी करना है और आपके पास एक जगह है। बोले हाँ जगह तो है, लेकिन हसमुख किसी भी समय आ सकता है कि उसके लिए रिजर्व है। तो इतना पक्षपात या प्रेम उनका रहा है। और ये जो मैंने 8 साल में पूरा किया, तो एक बार आए घर पर, बोले कि क्या कर रहे हो? 8 साल हो गए। मैंने बोला सर लिख रहा हूं। बोले बताओ। सारे पन्ने देखे, बोले इतना अच्छा लिखा है, अब क्या करना है? इसका संकलन कर दो। मैंने बोला सर मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन कुछ बैठ नहीं रहा। बोले ठीक है, ऐसा करो 8 बजे तुम मेरे घर आओ, अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा।
हफ्ता निकल गया और हुआ ऐसा कि अब एक क्रम बन गया कि अगर मैं सर के घर नहीं पहुंचा तो सर 8 बजे 8:15 बजे मेरे यहाँ बोले चलो। तो मैं ऐसा कहूंगा कि उन्होंने लिखवा है कि बैठ कर लिखो, मुझे नहीं लिखना है, लिखना तो आप ही को है, मैं देख लूंगा। तो काम अगर रुका है तो कैसे निकलवाना है, कैसे करवाना है वो जानते हैं। इधर से हर्षदा पंड्या का तबादला हुआ सरप्लस के कारण, तो फोन किया कि सर मकान चाहिए। बोले कब आ रहे हो? मैंने कहा सर 13 तारीख को। 12 को तो मैं फोन करता हूँ, 13 को बोले मकान तैयार है, सामान रख दो। और उस दिन से विद्यार्थी और गुरु का संबंध तो रहा हमारा, लेकिन पारिवारिक संबंध हो गए। अब कोई भी काम है तो उनका फोन आएगा, हमें कोई काम है तो हम सर के पास चले जाते हैं। और इस प्रकार से एक माहौल ऐसा बना अति निकटता का। कई बार मैं कोताही कर जाऊं तो इतना ही कहेंगे, उलाहना उनका, अरे हसमुख क्या कर रहे हो ये? मैं उसका जवाब कोई नहीं देता, लेकिन वो फिर बताएंगे कि ये काम था और ये करना है। तो इस प्रकार से एक पक्षपात रहा है मेरे प्रति, ऐसा मैं मान कर चलता हूं कि कोई भी ऐसी चीज है, अगर मैंने कोई गलती भी की है तो बड़े प्रेम से उलाहना देंगे और कहेंगे कि भाई जरा ध्यान रखो। मैं और हर्षदा अब उनके परिवार के सदस्य से हो गए हैं और कोई भी बात है मतलब हम सीधे घर चले जाते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं कि भाई इतने समय बाद आना, ऐसे आना वैसे आना, कुछ नहीं। तो ये उनका पक्षपात और स्नेह रहा है। आप लोगों ने मुझे सुना और ये अवसर दिया, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। डॉक्टर आलोक गुप्त सर 2009 से हिंदी अध्ययन केंद्र गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े। तो जब विद्यार्थियों 2012 से तो जब विद्यार्थियों के प्रतिभाव लिए जा रहे हैं तो उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर नमिता जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आदरणीय मंचासीन विद्वजन एवं सभागार में उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे गुरुदेव श्री आलोक गुप्ता जी का अभिनंदन समारोह है और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत कृतार्थ महसूस करती हूँ कि उनके संरक्षण में मेरा शोध संपन्न हुआ। मैंने उनके संरक्षण में अपना शोध कार्य लिखा। वे लगातार इस शोध कार्य के दौरान मुझे निर्देशित करते रहे। उनकी यह भूमिका मेरे लिए सिर्फ एक गुरु या शोध निर्देशक की नहीं रही है, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रही है। वे सदैव मेरे साथ खड़े रहे और अगर कोई भी समस्या शोध को लेकर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो है वो हॉस्टल में रहते हैं तो उससे कोई समस्या आई या कुछ परेशानी हुई तो उसका उन्होंने मुझे समाधान सुझाया और हर बात के लिए वो हमेशा ऐसा लगता था कि कोई भी समस्या आएगी और सर को फोन करेंगे तो सर उपलब्ध होते थे और उसका रास्ता बताते थे। इसके लिए मैं सदैव उनकी आभारी रहूंगी। आलोक सर के मार्गदर्शन में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2012 से लेकर 2018 तक काम किया है। मेरी एमफिल और पीएचडी सर के ही शोध निर्देशन में हुई है और इन कई वर्षों के शोध कार्य में मुझे उसे संभालने का मौका मिला। उनके संरक्षण में उनके व्यक्तित्व से मैंने सीखा है कि वे बहुत परिश्रमी एवं उद्योगशील व्यक्तित्व हैं। उनके निर्देशन में साहित्य के बहुत सारे पक्षों को मुझे समझने में मुझे सरलता भी हुई और मेरे लिए आसान भी हुई।
वे बेहद साफगोई से अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने साहित्य तथा लेखन के उन आयामों से मुझे परिचित कराया जो मेरे लिए बिल्कुल अनछुए थे, जिनके बारे में मुझे जानकारी उनके नज़दीक आने के बाद प्राप्त हुई। उन्हें समझने का, उन पक्षों को समझने का मौका मिला। आदरणीय आलोक सर ने हिंदी साहित्य समाज के लिए तथा गुजराती भाषा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, जिसके लिए समय समय पर उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो हमारे लिए प्रेरणादायी है। साहित्य का एक उद्देश्य यह भी है कि वह मन का विरेचन करता है और सर के साहित्य में यह विरेचन में देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक साहित्यिक अभिरुचियों का जो ताना बाना अपने साहित्य में बुना है, वो हमारे लिए बेहद अनुपम है और वो हमें एक सीख देता है। सर से मैं जो एक बेहद मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है और शायद अपने जीवन में मैंने उसे उतार भी लिया है कहीं ना कहीं, वो है कि हमें हमेशा जीवन में समस्या लेकर नहीं बल्कि समाधान लेकर चलना चाहिए। तो इससे आपकी जो जीवन की दूसरी बातें हैं या जीवन में जो बातें आती हैं वो बड़ी आसानी से उलझते नहीं हैं आप, बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए जीवन। और इस बात ने मेरे जीवन को मुझे लगता है काफी हद तक आसान कर दिया है कि हमें समस्या नहीं बल्कि समाधान लेना चाहिए और जो समस्या है उस पर बात नहीं करनी चाहिए बल्कि समाधान की तरफ जाना चाहिए। सर के द्वारा मुझे ये संरक्षण दिए जाने के लिए मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी। हमारे इस कार्यक्रम के लिए कई लोगों ने हमें शुभकामना संदेश भी भेजे हैं। मैं याद करना चाहूंगा कि वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की गुजराती की अध्यापिका और गुजराती भाषा की कहानीकार पन्ना त्रिवेदी को उन्होंने एक लंबा शुभकामना संदेश दिया है। उसमें सर को हिंदी गुजराती के सेतु के रूप में उन्हें याद करते हुए वो लिखती है अंत में कि गुजरात नंदनना अभिनंदन समारोहना अवसरे प्रगट थे प्रोफेसर आलोक गुप्त अभिनंदन ग्रंथ अनेक रूपे प्रेरणादायी बनी रहशे ए मारी श्रद्धा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर के कुछ मित्र हैं, उन मित्रों को यहाँ मैं आमंत्रित करूंगा जो कहीं न कहीं उनके साथ पढ़े हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है या तो किसी विभाग में। तो ऐसे मित्रों में मैं सबसे पहले मंच पर अपने प्रतिभाव देने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी को। डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम। धन्यवाद नियाज। सभी को नमस्कार। मंचस्थ महानुभाव श्रद्धेय चौधरी साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर श्री रमाशंकर दुबे साहब, अतिथि विशेष श्री कुमार पाल साहब, आदरणीय डॉक्टर आलोक जी एवं ईश्वर भाई। अभिनंदन समारोह अपने आप में इस सत्य का प्रमाण है कि आपने जो अनवरत कार्य किया है उसके हम साक्षी हैं, हम उसकी कद्र करते हैं और इस बात का हमें लगातार एहसास है। 78-79 के वे वर्ष 1978-79 के वे वर्ष जब चौधरी साहब ने विशेष रस लिया कि आलोक जी एमए के बाद एमफिल करेंगे, उसके बाद तो फिर जो क्रम बना पीएचडी करेंगे और प्राध्यापक के रूप में कार्यशील रहेंगे। ये वो समय था कि जब क्रमशः हम सब शोध कार्य जो कर रहे थे सर के मार्गदर्शन में और आदरणीय भुलाभाई पटेल सर के मार्गदर्शन में, हम 12-13 लोगों का ग्रुप लगातार साथ था, जिसमें आलोक जी हमारे बीच बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से, उजम भाई हाजिर है, उजम भाई जानते हैं आदरणीय उजम भाई पटेल साहब कि वो समय क्या रहा होगा। 1978 से लेके लगभग
1987-88 तक का ये समय था जब मैं उसे भाषा भवन का स्वर्ण काल कहूंगी, कि उस समय बहुत अच्छे काम शोध कार्य भी हुए और जो विद्यार्थी उस समय निकले उन्होंने फिर आगे जाकर भी काफी अच्छा काम भी किया। आलोक जी हमारे उस समय के साथी हैं। आज ये समय है कि गुजरात विश्वविद्यालय के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके बाद भी शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च में फेलो के रूप में आलोक जी कार्यरत हो रहे हैं। क्रमशः समय अनवरत कार्य किया और आज वो फेलो के रूप में वहां स्थापित हुए हैं। और क्या प्रमाण होगा इस विकास का? इस कर्मण्य गति में श्रीमती मिथिलेश गुप्ता का साथ और योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। उनका मृदुभाषी स्वभाव, मिलनसार स्वभाव आलोक जी के सारे सहकार्यकर मित्रों को, उनके निजी मित्रों को और उनके विद्यार्थियों को सबको उनके घर का सदस्य सा बना देता है और इसकी मैं साक्षी हूँ। कर्मठ स्वभाव के कारण ही इन दोनों की जो संतान है, चिरंजीव पार्थ और चिरंजीव निर्झरी, दोनों अमेरिका में सेटल हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं, विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों को भी उनके माता पिता की उपलब्धि के लिए भी अभिनंदन देती हूँ और आलोक जी को भी उनके इस कर्मठ और मिथिलेश जी के जो जिसका सब लोगों ने उल्लेख किया, मैं मानती हूँ कि इन दोनों का ही ये जो परिणाम है कि संतानों की जो उपलब्धि है वो बहुत विशिष्ट है। मैं परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ और आलोक जी को इस अभिनंदन समारोह में उनके निवृत्त और शेष जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आगे अनुसंधान के लिए, आगे की खुशी जीवन के लिए खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ। एक छोटी सी बात यह है कि हमारे कुछ कॉमन मित्र थे हमारे साथ पढ़ने वाले, उनमें से 3 मित्रों ने मुझे फोन पर कहा था कि आप जरूर हमारी ओर से उन्हें अभिनंदन दीजिएगा। इनमें एक है श्रीमती सविता शर्मा जो एमए में हमारे साथ पढ़ा करती थी, एक है श्रीमती अलका गुप्ता जो मेरे ससुराल के गांव अलवर में सेटल है और आलोक जी की मित्र हुआ करती थी, और एक है श्रीमती रीटा शाह, भारती की छोटी बहन जो लॉस एंजलिस में सेटल है, वो मेरी भी मित्र है। उन्होंने मुझे खास फोन पर बधाई देने को कहा है। उन तीनों की तरफ से सर आपको सभी को प्रणाम। धन्यवाद रेखा मैडम। इस सभागार में ऐसे कई विद्वज्जन बैठे हुए हैं जिनका आलोक सर से इस तरह से मित्रभाव रहा है, उनके साथी रहे हैं। मैं याद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय उजम भाई पटेल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे श्रीराम पांडे सर बैठे हुए हैं। अभी अभी इस कार्यक्रम में डॉक्टर बिंदु भट्ट जी उपस्थित हुई हैं। मैं उनका भी अभिनंदन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इन सब को हम याद करते हुए मेरे साथ डॉक्टर मुदला पारिक भी बैठी। अरे क्या मुदला मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब इस श्रृंखला में मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिन्होंने आलोक सर के साथ बहुत काम किया है, ऐसे डॉक्टर गजेंद्र मीणा जी को, जो आकर बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखें। प्रोफेसर आलोक गुप्ता अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष सम्मानीय रघुवीर चौधरी जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, विशेष अतिथि प्रोफेसर कुमारपाल देसाई जी, डॉक्टर ईश्वर सिंह चौहान जी, डॉक्टर नियाज पठान जी,
और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रभु विद्वजनों, मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। मैं प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी से 2013 में इनके संपर्क, निर्देशन, सानिध्य में आया और मैं पहले ही दिन जिस दिन मिला उस दिन वो अध्यक्ष का कमरा था, मिला, इनसे बात हुई और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे ठीक से उन्होंने देखा होगा और महसूस किया होगा कि हो सकता है इनके पास में रुपए ना हो, तो उन्होंने कहा गजेंद्र जी रुपए नहीं हो तो कर दीजिए। जो हम तो पीएचडी करके आए थे, गजेंद्र जी कोई कहता नहीं था, या तो गजेंद्र कहता था या फिर ऐसे ही जो मित्र के नाम थे। सभी के प्रति जो आदर भाव था जी के साथ में, और हमारे केंद्र में फिर इसी तरह से नाम हो गए, प्रमोद जी, किंगसन जी, गजेंद्र जी। जब विश्वविद्यालय के काम है तब डॉक्टर, लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं या सहज बात है, वहां पे जी लगा हुआ है। एक बात मुझे, मैं शिव जी के भी कुछ मेरे संस्मरण या कुछ बातें रखूंगा। गुप्त जी को मैंने जब से देखा है तब से ऐसा ही देखा है, ऐसे ही बाल, ऐसा ही चेहरा, इतनी ही चमक, न कम न ज्यादा, बालों में न सफेदी कम न ज्यादा, और करीब 9 वर्ष से ज्यादा हो गए। वही एनर्जी, उसी तरह से वही स्वभाव। तो ये एक मुझे 2014 की बात याद आती है। हम इनके कमरे में बैठे थे और इनकी बिटिया निर्जरी का एक मैसेज आता है, पापा आई एम ट्रबल, डोंट कॉल मी, प्लीज फॉलो मी। ये आलोक गुप्ता जी के मैसेज आया। इन्होंने प्रमोद जी को बुलाए, प्रमोद जी आए वहां पे और मैसेज इनको पढ़वाया। अगर ये मैसेज कोई पढ़ ले, मेरा तो पसीना छूट जाएगा अगर आपकी बेटी इस तरह से फोन कर रही है। प्रमोद जी इस तरह के मैसेजों के बड़े जानकार थे। उन्होंने कहा कि एक बार फोन करके देखिए, तो आजकल ऐसे मोबाइल में टेम्पलेट चल रहे हैं। गुप्ता जी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, यूं करके देखा, प्रमोद जी जरा देखिए तो ये क्या मैसेज आया, पढ़िए तो। और पढ़ा और फिर फोन किया। मतलब जो धैर्य या कहीं कि आपका चेहरा अंदर से आप कुछ कर रहे हैं तो चेहरा बोल जाता है, लेकिन सर का इतनी आसानी से आप नोट नहीं कर सकते, इस तरह से बाहर से नहीं बोलेगा। अध्यक्ष के रूप में इनके साथ मुझे काफी, करीब 9 वर्ष हम एक ही विभाग में रहे और करीब 3 कार्यकाल इन्होंने अध्यक्ष के रूप में पूरे किए। काम करने का तरीका इनका बहुत सहज है, बार बार इंटरफेयर नहीं करते हैं। काम आपको दे दिया, ये काम कर लीजिए, अब ये काम कैसे होगा वो आपको तय करना है, लेकिन निर्धारित समय में होगा। और आप ये समझ रहे हैं कि सौंप दिया तो आप अपने से कर लेंगे, अपने तरीके से, रास्ते से कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो बहुत दूर भी होंगे तो भी उन्हें पता है कि काम कहां तक चल रहा है, कब तक पूरा होगा और क्या उस लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा है। तो ये जो है हमें ये लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, काम सौंप देते हैं लेकिन उस पे वो नजर भी रखते हैं। एक और इनकी अच्छी बात मुझे लगती है, एक आध जन ने और भी अभी उल्लेख किए थे, गुप्ता जी कभी किसी को गलत है यूं नहीं कहते हैं, जरा ठीक नहीं लग रहा है, मेरा तो स्वभाव भी ऐसा है, ये ठीक नहीं है, हार्मोनी के लिए अच्छा है, ठीक नहीं है, इस तरह से। मतलब जो बहुत बड़ी बात होती है उसको इतने सॉफ्ट तरीके से वो धीरे धीरे बदलते हैं। और वो जो स्वभाव है, नहीं तो कोई व्यक्ति गलत है यूं कहते ही सामने वाले को एकदम से लग जाएगा, लेकिन वो उनका जो कहने का तरीका है वो इतना सॉफ्ट है कि आप बड़ी आसानी से उनके साथ में जुड़ जाते हैं। गुप्ता जी का एक और अच्छी बात मुझे लगी, बहुत बड़ी आयोजन धर्मी है, लगातार हर वर्ष
करीब 2-3 आयोजन इनके कार्यकाल में हर वर्ष 2 तो कम से कम औसत होते रहे। तो इतने कार्यक्रम कर लेना और उन कार्यक्रमों से पुस्तकें भी निकाल लेना। जैसे एक भक्ति साहित्य पर एक सेमिनार हुआ था, बड़ा सेमिनार हुआ था और उसकी बहुत अच्छी पुस्तक निकली और वो मुझे लगता है वर्षों तक वो महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो ये एक अधिष्ठाता के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। एकदम सहजता से ये काम करते रहे। कब अधिष्ठाता जब तक रहे तब तक हमें तो कोई किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। रजिस्ट्रार के रूप में, DSW के रूप में भी CUG में आपने सेवाएं दी हैं और रजिस्ट्रार के रूप में करीब एक रजिस्ट्रार का कम से कम कार्यकाल, लगभग उसके आसपास का कार्यकाल किया और कहते थे कि कोई भी आ सकता है, कभी भी समय लेके आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ काम है, रजिस्ट्रार से काम है तो आप आ सकते हैं, है ना। और उस काम को अगर करने वाला नियमों में आता है तो वो उलझाते नहीं थे, सुलझा लेते हैं। कई बार होता ये है कि काम सहज होता है लेकिन उसको उलझाने के लिए उलझाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा स्वभाव हमने नहीं देखा। और जो व्यक्ति पद पे चला जाता है तो उसमें एक रोब आ जाता है, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल एकदम सहज, मुझसे तो एकदम मित्रवत तरह का व्यवहार करते रहे। मैं इनको हमेशा अभिभावक के रूप में देखता रहा हूँ। मुझे तो संकोच भी होता है लेकिन बिल्कुल सहज तरीके से सर से मेरी बातचीत होती है, कर लेते हैं। एक आखिरी बात और मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। जब भी सर के घर पे जाते हैं, मैडम से मुलाकात होती ही है, चाय नाश्ता होता ही है और एकदम जो बातचीत जिस तरह से मैडम करते हैं, मेरे तो 2 छोटे बच्चे, पत्नी, हम सब लोग कई बार 2-4 बार गए हैं, एकदम घर का आभास होता है, एकदम घर का अनुभव होने लगता है। आपको भी बहुत सारे हमारी तरफ से शुभकामनाएं मैडम, और प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी को भी मैं बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगे भी आपसे हमें निर्देशन की जरूरत पड़ेगी, आपके सानिध्य की जरूरत पड़ेगी। आपका आशीर्वाद बना रहे। पुनः आप सभी का आभार, मंचस्थ विद्वानों का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गजेंद्र मीणा जी। हमारे बीच हम आज का जो कार्यक्रम है वो 2 भागों में है। जैसा कि आप जानते हैं, इस अभिनंदन कार्यक्रम के बाद हमने गुजरात का स्वतंत्रोत्तर हिंदी लेखन पर 2 गोष्ठियों का भी आयोजन किया है और उन गोष्ठियों में हमने जिनको अध्यक्ष और मेहमान के तौर पर बुलाया है, जैसे बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मधुकर पाडवी सर यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और कुछ बातें आलोक जी के संदर्भ में अपनी रखें। डॉक्टर मधुकर पाडवी सर। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सम्मानीय कुलपति डॉक्टर रमाशंकर दुबे जी, डॉक्टर कुमार पाल देसाई जी, जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे बंधुवर डॉक्टर आलोक जी और सभा में उपस्थित विद्वत समूह। डॉक्टर आलोक जी के बारे में बताना है तो मुझे कहना चाहिए कि उन महानुभावों को भी याद कर लेना चाहिए। डॉक्टर भोला भाई देसाई को याद करता हूं, चौधरी साहब यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर महावीर सिंह जी चौहान साहब को याद करता हूं और अन्य जो महानुभाव है उनकी उपस्थिति में काफी सालों से, लंबे अरसे से उन विद्वानों का आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलता रहा
और एक इस तरह से जुड़े थे जहां अपने ऊपर एक बड़ा भाई जो हमें मार्गदर्शन करता रहे, और उसी रूप से मैं इनसे परिचित हुआ। फिर तो एक लंबा दौर चला मैत्री का। सूरत में जब भी आना जाना होता हमारे वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में, तो आलोक जी अवश्य मुझे अगले दिन फोन कर लेते और सीधे घर पर चले आते। ये हमारा नाता। और विद्या के क्षेत्र की बात करते हैं तो कोई भी सेमिनार करना है या अध्ययन से संबंधित कोई भी बात करनी है तो उस बात को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे। और वो मध्यकाल की बात हो, आधुनिक काल की बात हो या अन्य कोई इस तरह की बात हो, तो उस वक्त आलोक जी हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। और मुझे खुशी है कि आज इन्हीं के छात्रों ने मिलकर उनका एक अभिनंदन ग्रंथ भी निकालने की ठानी। और अभिनंदन ग्रंथ यहाँ आज जिसका विमोचन होने वाला है, ऐसे आलोक जी को मैं क्या कहूँ, हर क्षेत्र में मुझे कहना चाहिए कि उनकी जो प्रतिभा है, बहुमुखी प्रतिभा है। न केवल अध्ययन अध्यापन बल्कि हर क्षेत्र में वो दखल देते रहे हैं, दखल दे सकते हैं। लेकिन साहित्यिक का जहां तक प्रश्न है, वो बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं और बहुत पढ़ने के कारण वो इस तरह की जो संगोष्ठियां होती हैं, उन संगोष्ठियों में या रिसर्च की कोई बात हो तो मैंने इन्हें कई रूपों में देखा है। तो ऐसे आलोक जी को मैं अभिनंदन देता हूं। और जब शिमला में फेलो के रूप में जुड़ने वाले थे तो उस समय भी उन्होंने मुझे बताया, मुझे खुशी है कि अत्यंत परिश्रम करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं और उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पुनः मैं आलोक जी को बधाई देता हूं और मुझे यहाँ बुलाकर 2 शब्द बोलने के लिए कहा, इसके लिए मैं यहाँ आयोजकों का भी मैं आभारी हूँ। पुनश्च आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब डॉक्टर आलोक गुप्त अभिनंदन समिति की ओर से डॉक्टर आलोक गुप्त सर का अभिनंदन किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय सर डॉक्टर रघुवीर चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले शॉल से वो आलोक सर का अभिनंदन करें। हाँ, मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आदरणीय कुलपति डॉक्टर रमाशंकर दुबे सर और डॉक्टर कुमारपाल देसाई सर से निवेदन करूंगा कि वो समिति की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करके डॉक्टर आलोक गुप्त सर का अभिनंदन करें। हम इस क्षण को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिथिलेश मैडम से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। और मैं डॉक्टर आलोक गुप्त सर की पीएचडी की छात्राएं और फिलहाल प्राध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा जी और डॉक्टर नेहा पारिक से निवेदन करूंगा कि वे दोनों हमारी मिथिलेश मैडम का पुष्पगुच्छ और शॉल से उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। सर आप भी साथ में रहे।
ज्योति जी, गार्गी जी अगर हैं तो गार्गी शाह, मीना बजे, साथ में फोटो की बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब भाषा भवन में पढ़ते थे तब मुझे याद है शायद 97 में गुजरात का हिंदी लेखन ऐसी एक पुस्तक का विमोचन, ऐसी एक पुस्तक का संपादन आलोक सर ने किया था। और मैंने देखा है कि गुजरात के सभी विश्वविद्यालयों में एक यूनिट जो पाठ्यक्रम तय किया जाता है उसमें एक यूनिट ये भी होता है कि गुजरात में जो लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य है उससे भी हमारे विद्यार्थी जो है वो परिचित हों। तो यह कार्यक्रम जब करने की बात सोची, विचार पहला आया, तो हमने गुजरात का जो इसके बाद खास करके नई सदी में भी जो साहित्य लिखा गया गुजरात में रहकर हिंदी में, उसके ऊपर कुछ बात करने की बात सोची और इसके साथ सर के अभिनंदन को जोड़ा। तो वो पूरी किताब गुजरात का स्वतंत्रोत्तर हिंदी लेखक डॉक्टर आलोक गुप्त अभिनंदन ग्रंथ, इस तरह से पूरी किताब का नाम दिया है। वो ग्रंथ तैयार हो चुका है और इस ग्रंथ का अब हम विमोचन करने जा रहे हैं। तो मैं मंचस्थ महानुभावों से नम्र निवेदन करता हूं कि बाद में पहले विमोचन बात करो। इसके साथ साथ इस पुस्तक के जो संपादक हैं डॉक्टर हसमुख बारोड़ जी और राहुल जी, ईश्वर सिंह और मैं स्वयं, हम चार भी यहां मंच पर उपस्थित रहेंगे। चौधरी सर के हाथों और डॉक्टर रमाकांत दुबे सर के हाथों और कुमार पाल देसाई सब के हाथों पुस्तक का विमोचन। गुजरात के विश्वविद्यालयों में गुजरात का हिंदी साहित्य ऐसा पढ़ाया जाता है, इसलिए हमारा आशय यह था कि यह मात्र अभिनंदन ग्रंथ न होकर एक संदर्भ ग्रंथ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बने। ऐसे इस आशय के साथ इस पुस्तक को तैयार किया गया है। आप सबने इसका स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुस्तक का परिचय देने के लिए मैं बुलाऊं, इससे पहले ईडर आर्ट्स कॉलेज का हिंदी विभाग अलग से डॉक्टर आलोक गुप्त सर का अभिनंदन करने जा रहा है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं उनके अध्यक्ष भानुभाई रोहित सर, हसमुख भाई बारोड़ सर और सूर्यकांत सगर सर। और
आदरणीय मुदल्ला पारिक मैडम, बहुत बहुत अच्छा। हिंदी विभाग का ऐसी एक इच्छा है कि आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता सर भी मंच पर आ जाए। आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता सर भी मंच पर आ जाए। इधर से उनका भी बहुत लंबा नाता रहा है। धन्यवाद। और गुजरात का स्वातंत्रोत्तर हिंदी लेखन प्रोफेसर आलोक गुप्त अभिनंदन ग्रंथ इस पुस्तक का परिचय देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय प्रमोद तिवारी सर। धन्यवाद नीरज पठान साहब। हम सबके प्रिय रचनाकार आदरणीय रघुवीर चौधरी सर, कवि, वैज्ञानिक और मेरे अभिभावक आदरणीय रमाशंकर दुबे सर, आदरणीय प्रोफेसर कुमार पाल देसाई जी, अपनी ऊर्जा से सबको चकित कर देने वाले और कई लोगों को उनके शिष्यों को देखकर थोड़ी बुजुर्गियत का एहसास हो रहा होगा, किंतु चीर युवा प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी, ईश्वर सिंह चौहान जी, जिनके कारण पूरा माहौल आलोकित है, जगमगाहट है, इस आलोक की पावर हाउस आदरणीय मिथिलेश मैडम, इस सभागार में पिछले 9 वर्षों से मैं भी इसी क्षेत्र में रह रहा हूं, तो इतने परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार दलपत चौहान जी, अनुपा चौहान जी, मधुकर पाडवी साहब, साथी गजेंद्र मीना जी, कल्पना गौली मैडम, रेखा जी, बिंदु भट्ट मैडम, कितने नाम लूं, तो मैं मन ही मन आप सबको प्रणाम कर रहा हूं और स्वीकार करें। जब इस कार्यक्रम के लिए ईश्वर जी ने मुझसे कहा, और मैं अक्सर यूं ही कहा करता हूं कि किसी और का आदेश आदमी टाल सकता है, ईश्वर का आदेश कैसे टाल सकता है। तो मुझे एक दुर्लभ संयोग दिखा, जो इस पुस्तक को पढ़ते समय आप लोगों को भी नजर आएगा। और इस संयोग में गुजरात की एक विशेष संस्कृति का भी दर्शन मुझे हुआ। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि इस पुस्तक और इस कार्यक्रम के बहाने मैं 5 पीढ़ियों का दुर्लभ संवाद सुन पा रहा हूं। एक साथ इन 5 पीढ़ियों का उपस्थित होना कुछ गहरे संकेत दे रहा है।
इसमें पहला जो लेख है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का है, पहली पीढ़ी रामदरस मिश्र जी की, और दूसरी पीढ़ी डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी की, तीसरी पीढ़ी के रूप में आप डॉक्टर आलोक गुप्त जी को याद कर लें, चौथी पीढ़ी इनके शिष्यों की जो अपर्णा भटनागर, संतोष हर्ष, राहुल प्रसाद और यहाँ बहुत सारे साथी जो आए, न्याय पठान आदि सब लोग, और अब इनके शिष्य भी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग अध्यापक हो चुके हैं, तो पांचवी पीढ़ी भी तैयार हो चुकी है। और 5 पीढ़ियों का एक दूसरे को के साथ संवाद करना, एक दूसरे को सुनना, यह उस सामाजिकता और उस सांस्कृतिक बोध से निर्मित होता है जहां मैं थोड़ा पीछे चला जाता है और हम आगे आ जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस भाषा का प्रतिनिधि भी हूं, भोजपुरी, उसमें मैं शब्द ही नहीं होता है, उसमें सिर्फ हम ही हम होता है। तो अगर बोलना भी है कि मैं यहाँ जा रहा हूं तो हम जाता है, इस टाइप से बात की जाती है। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि रघुवीर चौधरी जी और महावीर सिंह चौहान जी पर आलोक गुप्त जी ने पुस्तक निकाली थी और उनके स्मृति ग्रंथ निकले थे, और आज हम उन पर केंद्रित पुस्तक के निमित्त यहाँ एकत्र हुए हैं। तो मैं अपने युवा साथियों को यह भी एक संकेत खोलना चाहता हूँ कि जब आप दूसरों के लिए फूल बोते हैं तो आपके लिए सैकड़ों लोग फूल बोने के लिए तैयार हैं। ये पुस्तक इसलिए भी बन पाई है कि इसकी परंपरा चली आ रही है, और यह एक स्वागत योग्य बहुत खूबसूरत परंपरा है जिसका अभाव मैंने दिल्ली की संस्कृति में और दूसरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखा है। काफी बड़े बड़े विद्वान वहां अवकाश प्राप्त किए और आगे गए, लेकिन इस तरह की परंपरा के दर्शन वहां नहीं हुए। उनके परिवार के लोगों ने कोई स्मृति ग्रंथ वगैरह निकाल दिया, लेकिन यह एक ऐसी परंपरा है जिसका हम सबको पालन करने की तरफ प्रयास करना चाहिए। तो इस परंपरा के निर्माताओं को और इस परंपरा को ढोने वाले उसके वाहकों को, दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि महावीर सिंह चौहान जी वाले कार्यक्रम में भी मुझे वक्तव्य के योग्य माना गया, और आज यहाँ भी यह अवसर दिया जा रहा है। इससे मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथियों, संवाद मेरा प्रिय शब्द है, और खास तौर से आज के इस दौर में जब हम सब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में और फेसबुक और व्हाट्सएप के ही संवाद में व्यस्त रहने लगे हैं, और इस कोरोना काल के बाद तो इस तरह हॉल में मिलना और आप सब लोगों को देखना ही ऐसा लगता है कि एक नेमत मिल गई है, ऊपर वाले का कोई आशीर्वाद आ गया है, हम लगातार इस तरह से मिलें। और ये संवाद का जो कम होना है और विवाद की ओर ज्यादा आकर्षित या बल्कि हर्षित होने वाले जो मौसम बनते जा रहे हैं, उसके बीच ऐसे कार्यक्रमों के रूप में आना, मैं इसे एक बड़े सांस्कृतिक मूल्य की तरह देखता हूँ। हमारे आदरणीय कुलपति महोदय रमाशंकर दुबे सर बार बार नैतिकता और मूल्यवत्ता की बात करते हैं। सिर्फ शिक्षा और ज्ञान से आप बहुत आगे बढ़ जा सकते हैं, भौतिक सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक सांस्कृतिक दृष्टि से सफल होना, उसके लिए कुछ और चीजें भी जरूरी होती हैं। आलोक गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को अगर मैं कहूं कि एक शब्द में समेटते हुए, तो वह होगा संवाद की अनवरत साधना। और इस संवाद के अनेक स्तर हैं। भाषा का संवाद, भाषाओं के बीच संवाद, गुजराती, हिंदी और दूसरी भाषाएं, संस्कृतियों के बीच संवाद, पीढ़ी संवाद, यहाँ तक कि उनके प्रचुर अनुवाद कार्य को भी अगर आप देखें तो वह भी इसी संवाद परियोजना का एक एक्सटेंशन जैसा नजर आएगा। जब जनवरी 2013 में मैंने गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था, कुछ महीने पहले आलोक सर आ गए थे, तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक बृहद संगोष्ठी आयोजित करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी और बोले आप प्रस्ताव तैयार कीजिए। तो मैंने कई तरह के प्रस्ताव बोले, 3-4 प्रस्ताव तैयार करिए, मैंने तैयार किया। भाषा में मेरी थोड़ी रुचि थी, तो जो एक प्रस्ताव था वह था भारतीय साहित्य एवं संस्कृति अंतर संवाद। छूटते ही इन्होंने कहा कि ये वाला प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए और इस पर कार्यक्रम किया जाए।
न केवल वह बहुत ही गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के यादगार आयोजनों में से एक आयोजन हुआ, एक पुस्तक उसकी प्रकाशित हुई और भारत के चारों भाषा परिवार, सुदूर उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के लोगों से लेकर दक्षिण भारत के और हिंदी भाषा परिवार, और वो तो थे, उनके सभी विद्वान आए और एक संवाद कायम हुआ। तो ये जो संवाद धर्मिता के प्रति उनका यकीन है, उनका जो विश्वास है, उसके प्रतिफलन उनकी रचनाशीलता में भी आपको देखने को मिलेगा। इसी का एक दूसरा पहलू मैं देखूं, इस किताब को पढ़ते समय मुझे कुछ बड़े अच्छे संकेत मिले। इस किताब को एक केस स्टडी की तरह मैंने देखने की कोशिश की। लगभग 270 पेज की किताब है और इनके शिष्यों की जो संख्या है, अभी आप जिन लोगों को सुन रहे थे, और हर व्यक्ति को ये कहना पड़ा था थोड़ा संक्षेप में, तो पूरी की पूरी किताब आलोक गुप्त पर आसानी से तैयार हो सकती थी। लेकिन इन 270 पृष्ठों में सिर्फ 70 पृष्ठ आलोक गुप्त जी पर हैं। 200 पृष्ठ गुजरात में हिंदी, गुजरात का हिंदी साहित्य और उस संस्कृति पर केंद्रित है जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश प्राप्त हो। आप महसूस करेंगे कि व्यक्ति की तुलना में संस्कृति पर जो बल है, यह संकेत कर रहा है कि असल में मुक्ति अकेले में नहीं मिलती। हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मुक्त होंगे तो साथ होंगे, खाई में गिरेंगे तो साथ गिरेंगे। तो आप एक व्यक्ति को लेकर के जब चलेंगे तो आपकी यात्रा बड़ी छोटी होगी। जब आप पूरे समूह और समाज को लेकर चलेंगे तो आपकी यात्रा बहुत दूर तक जाएगी और उसकी अनुगूंज देर तक सुनाई पड़ेगी। यह चीज इस किताब में नजर आएगी। हम सब के आलोक गुप्त जी आत्मीय हैं, लेकिन इस पुस्तक में जो, जैसे जब एक बार महावीर सिंह चौहान जी पर पुस्तक निकालने की बात हो रही थी, तो आदरणीय रघुवीर चौधरी जी उस पुस्तक के निकलने से पहले दो वाक्य की एक बात कही थी उन्होंने। वो बात मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि जब पुस्तक निकले तो उसमें केवल संस्मरण और व्यक्ति चर्चा न हो, बल्कि साहित्यिक सांस्कृतिक पक्ष पर ईमानदार लेख संकलित हो। आप सब जानते हैं कि आलोक जी के गुरु हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये जो विरासत है, ये जो परंपरा है, कि सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी संस्कृति, वो पूरी प्रवृत्ति जिसको हमें लेके चलना है, और उसको आगे वाले को एक बेटन की तरह वो मशाल थमानी है। व्यक्ति की मशाल कितनी देर तक चलेगी? हमारी उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, 110 वर्ष। लेकिन संस्कृति की उम्र, भारतीय संस्कृति की उम्र तो पूरी दुनिया के लिए एक रश्क का विषय है, ईर्ष्या का विषय है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो जो बात है, उस बात के सूत्र आपको इन छोटे छोटे आशयों में मिलेंगे। आप लोग जब इस पुस्तक से गुजरेंगे तो पाएंगे कि गुजरात के हिंदी लेखन का और महाकाव्य से लेकर कविता, गजल, कहानी, उपन्यास, निबंध, दलित लेखन आदि विविध विधाओं की एक सम्यक जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसमें शरद जोशी जी का एक लंबा और सूचनाओं से भरा हुआ महत्वपूर्ण लेख है जी, जिसमें वे ब्रज भाषा अध्येता नर्मद की 1860 में लिखी कविता का जिक्र करते हैं। 1860 में लिखी कविता जिसमें उन्होंने वाणी की एकता की बात की थी और अपने निबंध आपड़ी देश जनता में राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए पुरजोर हिमायत की थी। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बनाने की जो दो सबसे मजबूत और तेज आवाज निकली थी, वो दोनों गुजरात से निकली थी, दयानंद सरस्वती के रूप में और उनसे पहले नर्मद जी के रूप में। तो देश की भाषा उस समय तक चूंकि कोई ऐसी नहीं बन पाई थी, उस पर दुख प्रकट करते हुए नर्मद जी ने लिखा है, नथी हमारा माय देशनी एकज भाषा, नथी हमारे पंडितों पूर्ति आशा। तो इस तरह के कई लेख इसमें संकलित हैं। पुस्तक का खंड 1 स्मरण में और साहित्यिक आवाजाही नामक खंडों में विभाजित है और यह देखकर सुखद लगा कि इस खंड में रामदरस मिश्र जी, रघुवीर चौधरी जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, रमाशंकर दुबे जी, चंद्रकांत मेहता जी जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों के लेख
शामिल हैं। प्रोफेसर आलोक गुप्त के मित्र, सहकर्मी और शिष्यों के लेख तो हैं ही। शिष्यों में खासतौर से अपर्णा भटनागर का लेख मुझे विशेष लगा, जिसमें एक जगह वे भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसकी तरफ अमेरिका और दूसरे देशों ने बहुत शोर मचाया, वो कहती हैं कि भारत की भूमि सभ्यताओं के संघर्ष और विमर्श से नहीं, संस्कृतियों के संवाद से परिपक्व हुई है। सभ्यताओं का संघर्ष आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन संघर्ष की जगह हम संवाद में यकीन रखते हैं। फिर यही बात होती है कि वर्ग संघर्ष की बात जितनी होती है, वर्ग सहयोग की बात उतनी नहीं होती है। क्या सहयोग संघर्ष से छोटा शब्द है? क्या संवाद छोटा शब्द है? तो सहयोग और संवाद की तरफ आगे बढ़ने की जो यात्रा होती है, वो वास्तव में मनुष्यता की यात्रा है। मुझे मालूम है कि समय कम है और इस किताब पर अगर बात की जाए तो 1-8 घंटे कम पड़ेंगे, और मैं अपने आदरणीय सम्मानित अतिथियों को भी सुनना चाहता हूँ। फिर एक वाक्य करके अपनी बात मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा कि शुरू से ही ये बात कही जा रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रोफेसर आलोक गुप्त चिर युवा हैं और उनके पास लक्ष्य को देखने वाली धनुर्धर अर्जुन वाली दृष्टि भी है। उन्हें पेड़ और चिड़िया नजर नहीं आती, उनकी आंख सिर्फ चिड़िया की आंख पर होती है। चरैवेदी इनका शायद प्रिय वाक्य है, इन्होंने रुकना सीखा ही नहीं। हम सबको, खासतौर से विद्यार्थियों को, इनसे इनकी लक्ष्य निष्ठता और कर्म निष्ठता सीखनी चाहिए कि जब सब कुछ खत्म होने के बाद इनको आराम की ओर जाना चाहिए था, तब इन्होंने एक और बड़ा सा काम अपने कंधे पर ले लिया। अब भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आप नई पारी आरंभ कर चुके हैं, और इस नई पारी में, इन नई चुनौतियों में ही आलोक गुप्त जी का आलोकपन निहित है। तो इस किताब के लिए आलोक सर को बहुत बहुत बधाई, नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं अभी भी सभी विद्वानों को सुनने को बहुत उत्सुक हूँ। इस नई पारी के लिए अशेष शुभकामनाएं। मुझे बुलाने योग्य आप सभी ने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एसोसिएट नहीं, अभी असिस्टेंट हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी। और अब मैं मंच पर यहाँ आमंत्रित करूंगा हमारे इस समारोह के अतिथि विशेष पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल देसाई साहब को, वो आए और इस प्रसंग के अनुरूप अपनी बात रखें। डॉक्टर कुमारपाल देसाई साहब। मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक, इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी, माननीय कुलपति श्री प्राध्यापक रमाशंकर दुबे जी, मेरे परम मित्र प्रोफेसर आलोक, ईश्वर सिंह चौहान, मिथिलेश जी, व्यास जी और मित्रों, आज मेरे लिए एक ऐसे आनंद का अवसर है कि जिनके साथ मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है, और ऐसे मेरे एक साथी और मित्र, इनके अभिवादन का एक समारोह है। मैं मानता हूं कि यह समारोह एक सेतु समान है। यह समारोह हो रहा है गुजराती विश्वकोश में, जो मातृभाषा गुजराती के लिए काम कर रही है, और यह समारोह होता है एक हिंदी साहित्यकार जिसने गुजराती भाषा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए हमें हमेशा ऐसा लगता था कि गुजराती के ग्रंथों का अनुवाद बहुत कम होता है, बंगाली, मराठी या हिंदी में से गुजराती में ज्यादा होते हैं। तो इसी में हम एक बहुत बड़ी आशा की दृष्टि से प्रोफेसर आलेख जी को देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि यदि ये गुजराती साहित्य का अनुवाद हिंदी में हो, और इसके लिए एक आलोक नहीं किंतु इस लोक में बहुत से आलोक की आवश्यकता है। इसलिए आलोक जी पहले से ये गुजराती और हिंदी के सेतु के समान है, और साथ ही साहित्यिक संस्थाओं के संकलन और संचालन उनमें सक्रिय भूमिका रही है।
एक महत्वपूर्ण बात जो कम लोगों को पता चला है, गुजरात में भी ये बड़ी कमनसीबी है, हमारी बदनसीबी है, कि उन्होंने जो सरस्वती चंद्र भाग 1 और भाग 4 का अनुवाद किया, एक बहुत भगीरथ काम किया। 1300 पन्ने का अनुवाद गुजराती के उस समय के लेखक जो फिलोसोफर भी है, राइटर भी है, सब कुछ है, गोवर्धन राम त्रिपाठी। ये जो इनका काम है, मैं मानता हूं कि गुजरात आलोक जी का ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। और दूसरी बात, आलोक जी से आप देखें तो गुरुओं के प्रति आदर, वो भोला भाई पटेल हो, रघुवीर भाई चौधरी हो या राम कुमार गुप्ता हो, सबके प्रति उनका जो आदर है, और उसी आदर मैं ये कहता हूं, जैसे गुजराती में कहावत है, करनी ऐसी बरनी, और उसी आदर का आज मैं दर्शन कर रहा हूं कि उनके विद्यार्थी उनको कितना आदर दे रहे हैं। तो ये एक कैसा कार्यक्रम हुआ है कि जहां एक गुरु, एक शिष्य और उनके शिष्य, एक परंपरा ऐसी चलती है। आदर डॉक्टर आलोक से एक संपर्क हुआ मेरे नामवर सिंह जी के कारण, वो उनके घर पर पधारे थे और मैं लेने गया था। उस दिन थोड़े जल्दी में था, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह जी को लेकर हम और आलोक जी निकल गए। आज मुझे ये अफसोस होता है कि मिथिलेश जी का आतिथ्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ, जो आप सबको प्राप्त हुआ है। रघुवीर चौधरी की गोकुल, मथुरा और द्वारिका जैसी नवलकथाओं का उन्होंने अनुवाद किया, और भाषा साहित्य भवन में मैंने देखा, आप देखते हैं कि अभी ज्यादा पॉलिटिक्स एजुकेशन में होता है, तो क्या है कि इन राजकीय प्रवाहों के बीच प्रोफेसर आलोक बड़े स्वस्थ थे, बड़े नम्र है, और हमेशा उन्होंने, उनके कागज जैसे सरल होते हैं वैसी उनकी प्रकृति है। कुछ थोड़े अरसे के पहले इस सभागृह में नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर दाऊद भाई गांची का कार्यक्रम हुआ था। आप जानते हैं कि एक समय पर जो सिनेमा हॉल में टिकट बेचते थे, ऐसे प्रोफेसर दाऊद भाई गांची कुलपति हुए और एक इंटरनेशनल फेम जो शिक्षाविद हुए। मैं मानता हूं कि आज आप सबने जो प्रोफेसर आलोक की अलग अलग प्रकृति की बात की, मगर मेरे लिए प्रोफेसर आलोक एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बड़े संघर्ष से आगे आया है। उनके जैसा संघर्ष यदि किसी को होता तो उसने पढ़ना छोड़ दिया होता। एक छोटे से गांव सिरसागंज, उसमें एक कपड़े की दुकान उनके पिता की, और वहीं से उनका संघर्ष का प्रारंभ हुआ। आप आलोक जी को देखें तो नम्रता तो देखें, संवाद देखें, मगर मैं चाहता हूं कि आप उन्होंने जो संघर्ष किया है अपने जीवन में उसको भी देखें। और साहित्य के प्रति प्रेम, बचपन से उन्होंने कविता की रचना करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, 12वीं कक्षा से एमए पार्ट 1 तक, 12वीं कक्षा से एमए पार्ट 1 तक उन्होंने प्राइवेट अभ्यास किया। उनके पास पैसे नहीं थे जो कॉलेज में आप पढ़ सके, तो कितना परिश्रम किया है इसने। और बैसारा में पढ़ते थे, अप डाउन करते थे, या फिर अहमदाबाद में हॉस्टल में आए, अब रहते थे अहमदाबाद और पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे? मानसा और लिंबड़ी में। मैं बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने भी कितने कितने संघर्ष झेले होंगे। और उन्होंने कुछ 2.5 साल में मुक्ति बोध पर पीएचडी किया। और फिर क्या, देखिए आपको एक ऐसा गुरु मिल जाए। रघुवीर भाई के पास जादू है। वो जादू ये है कि वो ऐसे अपने स्टूडेंट को तैयार करते हैं, वो बिंदु जी हो या और कोई हो, सब हो, पर उस जादू के कारण उन्होंने पूछा कि ये तुम एमफिल तो कर रहे हो,
मगर फिर क्या करेंगे? आलोक जी के मन में तो था कि एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान में जाकर बैठ जाएंगे। तब देखिए ये गुरु का काम है। तब ये गुरु ने कहा कि तुम्हें शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए। यानी मैं मानता हूं कि आलोक जी को एक शिक्षा का प्रेम मिला और दूसरा ऐसा गुरु मिला जिसने उनके जीवन में शिक्षा का एक प्रकाश दिया। और उसी के कारण उन्होंने भाषा भवन में भी मैंने आलोक जी का संघर्ष देखा है, किंतु वो अपना काम करते रहते थे। सब लोग हमारे यहाँ ऐसा कहता है कि मेरा रूम यहाँ होना चाहिए, मेरी केबिन यहाँ होनी चाहिए, मैं यहाँ बैठूं, यहाँ सब मिले। इन्होंने एक साइड में अपनी केबिन रख ली, अपना काम हो सके। तो फिर दूसरी बात, ये अनुवाद कार्य कहां से हुआ? तो इसके लिए भी रघुवीर भाई ने एक दफे संपादन कर रहे थे स्वामीनारायण संत साहित्य का, और उसी पर उन्होंने कहा कि तुम स्वामीनारायण कवि प्रेमानंद के पर लिखो, और यहां से इनका अनुवाद कार्य शुरू हुआ। तो आप देखिए कि कितने संघर्ष, शिक्षा के प्रति कितना प्रेम वो मानसा में बढ़ाते थे। वो देखते थे कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते भी है, मेरा हिंदी तो प्रभावक है, मगर बात ये होती है कि बच्चे फिर बात नहीं करते, वो गुजराती में बात करते हैं, क्योंकि उनको गुजराती सहज होती है। जैसे मैंने अभी अध्यक्ष से पूछा कि मैं गुजराती में बोलूं, तो उन्होंने इनकार कर दिया मुझे, तो ठीक अलग बात है। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरी हिंदी के कारण नहीं बोलते। तो आप देखिए कि वो विद्यार्थियों की कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अभी पहले 5 मिनट अपना वर्ग शुरू होगा ना, तो गुजराती में ही बात करेंगे। पहले मैं भी गुजराती में बोलूंगा, आप भी गुजराती में बोलिए। तो मैं कहता हूं कि ये जो संघर्ष है उसने ये काम किया है। जो आफतों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत विस्तार से आपने बात बताई और आप हिंदी में बोले, आपकी हिंदी सर आंखों पर। अब मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात गांधीनगर के प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य दें। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर रघुवीर चौधरी जी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर देसाई जी, जिनका अभिनंदन हो रहा है प्रोफेसर आलोक गुप्त जी, ईश्वर सिंह चौहान जी, संचालक डॉक्टर पठान जी, मधुकर पड़वी जी जो बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इस सभागार में विराजमान सभी देवियों एवं सज्जनों, मेरा भी यह सौभाग्य है कि एक साहित्यकार, एक सफल प्रशासक प्रोफेसर आलोक गुप्त जी के इस अभिनंदन समारोह में शामिल होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूं। मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में आज से लगभग 2.25 वर्ष पहले 22 नवंबर 2019 को अपना योगदान दिया था और गांधीनगर की धरती पर मैं पहली बार आया था। और आने के बाद क्योंकि मैं कुलपति था और ये कुलसचिव थे, तो कुलपति के बाद विश्वविद्यालय का दूसरा अधिकारी कुलसचिव ही होता है, तो पहले व्यक्ति थे जो हमें मिले।
हवाई अड्डे पर। और इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि गांधीनगर में जो पहला परिचय हमारा हुआ है यहाँ आकर के, वो आलोक गुप्ता जी का से ही हमारा परिचय हुआ। और हमारे साथ इस विश्वविद्यालय में इन्होंने एज ए कुल सचिव के रूप में करीब 1.5 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। तो एक लोकप्रिय अध्यापक तो थे ही, उसके साथ साथ मैंने देखा कि एक कुशल प्रशासक भी हैं। और कुशल प्रशासक की जिम्मेदारी उन्होंने कई तरीके से जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य संस्थान के वो अध्यक्ष थे, उसके बाद से डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी थे। कितना कठिन कार्य होता है विश्वविद्यालय के अंतर्गत डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर बनना, सारे विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाना। और उसके बाद ये कुल सचिव थे। मैं कभी कभी देखता था कि जो समस्याएं आती थी, मैं कोई निर्णय लेता, कुछ कटु निर्णय या कठोर निर्णय तो कभी कभी लेने पड़ते हैं, तो हमसे कहते थे थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा हमको समय दे दीजिए, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। और उसके बाद ये समस्याओं का समाधान लड़कों को, अध्यापकों को साथ साथ बैठा करके समाधान निकाल लेते थे। और फिर हमसे कहते थे आकर के कि मैंने समाधान निकाल लिया और उसको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये इनकी प्रशासनिक क्षमता की बात थी। और बराबर हमारे साथ साथ और बराबर मुस्कुराते हुए, यह भी कोई प्रशासक हर प्रकार की समस्याएं आए फिर भी मुस्कुराता रहे, ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। कि कभी लड़के मान लीजिए प्रदर्शन कर रहे हों और तब भी आप तनाव मुक्त रहे, तब भी आप मुस्कुरा ही रहे हों, ये क्षमता सबके पास नहीं होती, क्योंकि चेहरे पर भाव स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं। मगर ये इनकी सहिष्णुता है, इनकी संवेदनशीलता है कि ये सबके बावजूद भी इनके चेहरे का भाव वैसे ही रहता था। और विद्वता के मामले में जैसा कि सबने बखान किया, तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हैं। रामविलास शर्मा आलोचना पुरस्कार 2006 में सम्मानित हुए, साहित्य गौरव पुरस्कार 2018 में। और हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी तब हुई कि 2019 में राष्ट्रीय एकेडमी पुरस्कार इनको मिला, गुजराती से हिंदी में अनुवाद करने के लिए 2 भागों में खंड 1 और खंड 4 का, जैसा आपने बताया। तो ये केवल गुजराती साहित्य ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य दोनों को उन्होंने समृद्ध किया है। और कोई कह रहा था कि सेतु का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से ये सेतु का काम किए हैं कि हिंदी से गुजराती और गुजराती से हिंदी। लगभग जहां तक हमारी जानकारी है 4 इनकी अपनी समीक्षा पुस्तकें हैं, 12 करीब अनुवाद की हुई पुस्तकें हैं और 12 से ज्यादा संपादित की हुई पुस्तकें हैं। और लगातार कई पुस्तकों का विमोचन तो मैं अभी विगत अपने मेरा कार्यकाल 2 वर्ष का ही हुआ, तो कई पुस्तकों का विमोचन तो मैंने अपने सामने देखा। अभी कुछ ही महीने पहले एक पुस्तक जो इन्होंने हमें दिया, साहित्य के सरोकार, वो इतनी रोचक पुस्तक है कि मैं पढ़ा। और उसका पहला ही नई कविता आंदोलन और मुक्तिबोध पर इन्होंने, और जो कहानीकार जो कहानी की तरह लिखता है कि हम उसको पढ़ते जाएं और जब तक उसको समाप्त न कर लें, वो ऐसे रोचक ढंग से और बड़ी ही इन्होंने अच्छी तरह अपनी विवेचना के साथ मुक्तिबोध, उसके साथ साथ नई कविता में आगे आने वाले अज्ञेय, रामविलास शर्मा जी, शमशेर, सबके बारे में इन्होंने लिखा। और एक से एक भावों के साथ उन्होंने उसमें लिखा। और उसके साथ साथ उसमें एक अध्याय जो गुजरात की संत परंपरा, उसके बारे में भी, भक्ति काल के बारे में इन्होंने बड़ी विशिष्ट रूप से वर्णन किया कि वो गुजरात की धरती है जहां पर कि उस समय भक्ति काल के दौरान जब सनातन संस्कृति पर और धर्म ग्रंथों पर जहां तहां प्रहार हो रहे थे, तो यहां से नरसिंह मेहता जी ने बीड़ा उठाया। और उधर काशी की धरती और उत्तर प्रदेश बिहार से गोस्वामी तुलसीदास जी और बड़े बड़े संतों ने बीड़ा उठाया अपने हमारे धर्म ग्रंथों के लिए, और लिखा उन्होंने। और भक्ति काल का वो समय था, तो उसके बड़ी बेबाकी से इन्होंने वर्णन किया। और कई बार जैसे सुनाते भी रहते थे नई कविता के बारे में कि छायावाद के बाद और लगभग सन 1991 के बाद 1951 के बाद
जब नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ तो नई कविता में जो कि पारंपरिक कविता से हट करके एक नए भावों के साथ, और इसमें उसमें उन्होंने ग्रंथ में एक जगह लिखा है इन्होंने कि मुक्ति बोध को तो रहते हुए उनके जन्म में उतना सम्मान नहीं मिल पाया, मगर बाद में जो उन्होंने जो अपनी कविता की धार दी जिसमें कि अभिये जुटे और लोग जुटे, तो मुक्ति बोध को ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो निश्चित रूप से जैसे कि अभिये को कभी कभी कहा जाता है कि अभिये भी एक तरह के भारतेंदु थे। मैं तो काशी की धरती से हूँ, जहाँ की भारतेंदु में एक नाट्य परंपरा का एक अलग से जो कि भारतेंदु युग हो गया। भारतेंदु युग इसीलिए हो गया, मैं तो भी साहित्य विद्यार्थी नहीं, माफ कीजिए कहीं गलती बोल दूं तो, भारतेंदु युग इसीलिए हो गया कि उन्होंने नाट्य परंपरा की शुरुआत की, नाट्य का लेखन किया और खुद रंगमंच से उसका मंचन भी किया भारतेंदु जी ने। उसी प्रकार और ये भी जब नई कविता की शुरुआत की तो दूसरों को प्रेरित किया उन्होंने नई कविता में आगे बढ़ने के लिए, और नई कविता की एक धारा चली और उस धारा में सभी जुड़े, चाहे वो साम्यवादी हो, समाजवादी हो, गांधीवादी हो, सभी उसमें जुड़ गए। मगर इसके साथ साथ अभी संचालक महोदय कह रहे थे तो मुझे याद आ गई बात, उन्होंने कहा कि मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 3 वर्ष मैंने कुलपति के दायित्व को निभाया, और निश्चित रूप से मैं जब गया वहां पर तो मैं उस कुर्सी को प्रणाम किया जो कि कुर्सी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की थी, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने में कुलपतित्व के काल में रामधारी सिंह दिनकर जी का जो गांव है बेगूसराय में समरिया गांव, तो बेगूसराय में हम लोगों ने दिनकर जी की जयंती मनाई, और जो अपने माननीय राष्ट्रपति जी उस समय तत्कालीन बिहार के महामहिम थे, गवर्नर थे, वो वहां पर आए थे। तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि दिनकर जी की जन्मस्थली और दिनकर जी की तपोस्थली की भागलपुर विश्वविद्यालय जहां वो कुलपति रहे, और पूरा बेगूसराय तपोस्थली है। और दिनकर जी तो चाहे हम जिस धारा को कहें, चाहे हम राष्ट्रवाद की कहें, राष्ट्रवाद की धारा की कभी कहें, चाहे सामाजिक न्याय की कभी कहें, चाहे नैसर्गिक न्याय की कभी कहें, चाहे श्रृंगार रस जो उर्वशी श्रृंगार प्रधान काव्य है, वो सभी धाराओं में थे। तो एक जो राष्ट्रवाद की भी धारा जो चली वो अभी से नहीं चली, वो तो शुरू से ही भक्ति काल से होकर के आते, जो हमारे आजादी की लड़ाई, तो उस समय ही वो धारा चली। तो आजकल जैसा कि गुप्त जी ने अपने साहित्य के सरोकार में ही लिखा है, अज्ञेय के बारे में लिखते हैं कि अज्ञेय को एक व्यंग्य करते हैं, बड़ा हमें पसंद आया कि वो सांप के बारे में जो अज्ञेय ने लिखा है कि हाँ सांप तुम्हें को शहर में तुमको बसने भी नहीं आया, ये कहां से तुम्हारे अंदर विष कहां से आया और डसना तुमने कहां से सीखा। तो ये जो शहरीकरण पर ये बहुत बड़ा गंध है कि हम सभ्यता के इस दौर में, शहरीकरण के दौर में अपने को सभ्य को कह रहे हैं, मगर हम सांप से ही धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं अपने व्यवहार में एक दूसरे के प्रति। तो आज ये साहित्यकारों का दायित्व बनता है कि हमारी जो समृद्धि संस्कृति है, जो हजारों वर्षों की हमारी समृद्धि संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों को हम अपने साहित्य के माध्यम से हम समाज में लाएं, साहित्य के माध्यम से हम नवयुवकों में लाएं कि एक स्वस्थ मनुष्य का निर्माण हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, तभी हम एक स्वस्थ और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और सबसे बड़ा साधक, सबसे बड़ा चिंतक वो साहित्यकार ही होता है कि जो कि साहित्यकार सोचता है समाज के बारे में, और जो भाव आते हैं उसके मन में वो लेखन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो आवश्यकता है कि हमारे जो समाज में हम देखते हैं जहां तहां जो नैतिक मूल्यों का जो अवमूल्यन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, अपनी लेखनी के माध्यम से हम जगाएं, जागृत करें उन मानव मूल्यों को अपनी एक समृद्ध परंपरा के परिप्रेक्ष्य में, ताकि हम एक सभ्य समाज बनाएं और हम
नवनिर्माण करें। राष्ट्र के नवनिर्माण में भारतीय संस्कृति की ठोस नींव पर राष्ट्र के नवनिर्माण में हम भागीदार बने, एक साहित्यकार के माध्यम से, एक साहित्यकार के रूप में। आज प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी के इस अभिनंदन समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और प्रसन्नता इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि जितने समय तक उन्होंने हमारे साथ कार्य किया है, निष्कंटक रूप से, अबाध गति से इन्होंने कार्य किया। उसके बाद मुझे प्रसन्नता हुई कि अभी वो शिमला में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में ये फेलो के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि जो एक साहित्यकार होता है, साहित्यवेत्ता होता है, वो कभी थकता नहीं। जितने उसके अनुभव होते हैं और उनकी लेखनी उतनी ही चलती चली जाती है। तो आगे आने वाले दिनों में भी आपकी लेखनी इसी प्रकार चलती रहे और इसी प्रकार आपके पुस्तकों का विमोचन होता रहे और हम सब के सब लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया सर। मैंने शुरू में कहा था कि सर बहुत बड़े वैज्ञानिक है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य के बहुत बड़े अध्येता भी रहे हैं। उनका जो ये संबोधन था वो इसका प्रमाण है। मैं फिर से सर का धन्यवाद प्रकट करता हूं और अब मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता सर को अपने प्रतिभाव के लिए यहां आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर आलोक गुप्ता सर। मंच पर आसीन गुरुवर रघुवीर चौधरी साहब, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमेश शंकर दुबे जी, प्रोफेसर कुमार पाल देसाई, सामने सभी मित्र बैठे हुए हैं, पाटवी जी, कलासवाजी राजकोट से आए हैं, शरद जोशी, बिंदु जी, सभी आप में एक एक के नाम लूं तो समय जाएगा और काफी समय हो गया है। वैसे तो ऐसी चीज है कि ये मौका है कि मुझे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जो हमेशा से एक प्रकृति है कि कम बोलना, और इतने मित्रों ने, विद्यार्थियों ने मंच से बोला गया है, फिर अपने बारे में ही बहुत कुछ बोलना जरूरी भी नहीं होता। तो कुछ ही मुद्दे, कम बोलना ही ऐसे समय में, समय भी बहुत हो गया है, इसलिए कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। आपके इस प्रेम, स्नेह और सम्मान के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इतना बड़ा परिवार मिला है। यह उस परम शक्ति की ही कृपा है कि मुझ जैसा व्यक्ति जिसने किसी कॉलेज में रेगुलर शिक्षा नहीं पाई, उसे सीधा कॉलेज में अध्यापक बना दिया और फिर सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बहुत से पदों पर रहा। घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि नियमित शिक्षा नहीं ले सका। ऐसा क्रम टूटा जैसे देसाई साहब ने कहा कि सीधा 12वीं के बाद सीधा एमए द्वितीय वर्ष में भाषा भवन की सीढ़ियां चढ़ा और पढ़ सका। इसके पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान। वे निरंतर प्रेरित करती रही और परिवार में भी उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। भाषा भवन में गुरुवर चौधरी साहब का सानिध्य मिला, संपर्क में आया और वह संबंध आज तक अटूट है। हम 3-3, 6-6 महीने तक बात नहीं होती, लेकिन हमेशा कहीं वो अंतर महसूस हम लोग नहीं करे, और यही इस गुजरात की भी परंपरा रही है। एक प्रसंग, कई ऐसे प्रसंग हैं कि अगर बोले तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। एक प्रसंग जिसकी चर्चा
एमए किया और एमफिल उस साल गुजरात यूनिवर्सिटी में पहला बैच था जो शुरू हुआ था, उसमें एप्लीकेशन की और मेरा नाम क्या कहते हैं उसको, मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, सूची में था, वेटिंग लिस्ट में था। मिले क्या हुआ, मैंने कहा सर वेटिंग लिस्ट में नाम है। उसी समय उस समय के अध्यक्ष नागर जी के पास गए सर और बड़े बेबाक ढंग से कहा, जिसको आपने एडमिशन नहीं दिया है वही सबसे योग्य है। और एडमिशन हुआ, सबसे पहले बैच में मैंने ही डिसर्टेशन सबमिट किया और गुजरात यूनिवर्सिटी की 00001 नंबर की मार्कशीट भी मेरे पास है। एमफिल करते ही लीमड़ी और मानसा में खंड समय का अध्यापक बना। श्री रूप सिंह सोलंकी साहब, वीरमगामी साहब, गुर्जर जी, प्रिंसिपल केशुभाई पटेल का इतना प्रेम मिला कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि और जाने की जरूरत है। यह फिर जिस भवन में मैंने अध्ययन किया वहां अध्यापन का सौभाग्य मिला। कई यादें हैं, उनको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। रचनात्मक क्षमता थी, मैं क्रिएटिव, वैसे आलोचना भी क्रिएटिव ही होती है, लेकिन कविताएं लिखता रहा। लेकिन स्थितियों बस विद्यार्थियों की आंख में जो मैंने प्रेम और जिज्ञासा देखी, मैंने उसको प्राथमिकता दी और दूसरे मित्रों की रचनात्मक सिद्धियों पर खुश होता रहा। 2012 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई और 4 महीने में डीन और स्टूडेंट वेलफेयर का दायित्व आ गया और पूरे भारतवर्ष के पीएचडी के विद्यार्थी अपने में बहुत होशियार और बहुत शातिर भी, सर बताएंगे, लेकिन 4 साल में जिस तरीके से आज भी उसमें से बहुत से सिंगापुर हैं, अमेरिका हैं, वहां से उनके फोन आते हैं कि सर आपने जो करवाया वो हम कभी भूलेंगे नहीं। तो ये एक काम रजिस्ट्रार के रूप में बहुत से कार्य। सबसे बड़ी बात ये थी कि कुलपति जो इससे पहले थे, वारी साहब और साहब का पूरा विश्वास प्राप्त किया। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती थी, हमने बहुत सी मिलकर बहुत सी समस्याएं इसकी जो विद्यार्थियों की, अध्यापकों की और कर्मचारियों की भी कई समस्याओं का समाधान किया। एक अलग तरह की ट्यूनिंग थी। एक प्रसंग में जब मेरा विदाई 30 जून को सर ने जिस बहुत ही गौरवपूर्ण विदाई हुई थी, जब सब मैं अपने रूम में आया तो जो क्लास 4 के सर जो लोग थे, शीपर वगैरह, वो पूरे के पूरे मेरे रूम में बुके लेकर आए। मैं ताज्जुब कर गया। उन्होंने कहा सर वहां हमें कौन आने देगा? मैंने कहा ऐसा। तो ये जो प्रेम वहां छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े ये मिला, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। बहुत कुछ प्राप्त किया जैसी चर्चा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर सहना पड़ा तो पत्नी मिथिलेश को। उन्होंने घर परिवार भी संभाला, दोनों बेटे, मेरे असमय आने वाले मित्रों और साहित्यकारों को भी संभाला। अभी कुछ चिड़चिड़ाते हुए भी काम होता रहा, लेकिन अभी कुछ वो कमजोर हो गई हैं, पैरों की मरम्मत करवा ली है। आगे का सफर भी अच्छी तरह से जाएगा ऐसी आशा है। ये जो शिमला का आया, जब मैंने ये सोचा था तब उत्साह अधिक था, लेकिन जब ये आया तब थोड़े मन में, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, परिवार के भी हैं, तो इच्छा बहुत नहीं थी, लेकिन आया था तो मैंने सोचा प्रेजेंटेशन में जाते हैं। लेकिन वहां का माहौल इतना अच्छा
लगा और प्रेजेंटेशन में उन लोगों ने जो भाव दिखाया तो लगा तो सही मुझे कि शायद सिलेक्शन होगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा। 15 दिन में उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट हो गए और आ जाइए, तो थोड़ी चिंता हुई, लेकिन मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था। अब ये आगे का समय है, ये सब सुंदर पक्ष हैं, अंधेरा भी कम नहीं रहा, लेकिन अंधेरे की चर्चा करने से हमेशा मृत्युबोध मुझे रोकते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ लोग दुख पड़ता है उसको भुनाते हैं, एंगेज करते हैं, और उनकी 2 पंक्तियां मुझे हमेशा याद रही। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, ये इससे मैं हमेशा बचा। एक प्रसंग कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। ये वाकया 2006-07 का है, जब नाम्बर जी को लेकर मैं राजकोट से वापस अपने घर आ रहा था एक सेमिनार से, और बात निकली, मैंने कहा थोड़ी सी दुखी हूं, और चर्चा निकली तो उन्होंने कहा आलोक मुझे देखो, मैं बीएचयू का स्कॉलर, वहां से मैं निकला और 5 साल तक किसी ने नौकरी नहीं दी, आज मैं उस शीर्ष पर पहुंचा हूं अपने बूते पर, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं समझता हूं ये संबल सभी गुरुवरों का, मित्रों का आशीर्वाद से संभव होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। काफी भावुक होकर सर ने अपनी बात यहां रखी। जिस तरह से हम लोग आलोक सर को देखते आए हैं, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि निवृत्ति के बाद अगर मान लो कि वो घर बैठ जाते तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगता। मुझे उनकी बात जब वो कर रहे थे शिमला जाने की इस उम्र में, तो मुझे जफर याद आ गए। जफर ने कहा है कि मुझको सूली पर चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं मर जाऊंगा। तो शायद वही काम उनका होता रहे और उसी से वो बहुत स्वस्थ रहे, बहुत स्वस्थ रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ऐसी कामना हम सब विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए सब मित्र कर रहे हैं। और अब कार्यक्रम हमारा लगभग अंतिम दौर में है, लेकिन एक बात है कि आर.एच. पटेल कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक प्रोफेसर विमल सिंह, उनकी एक किताब अभी तैयार हुई है और उनकी अदम्य ऐसी इच्छा थी कि वो पीएचडी के छात्र रहे डॉक्टर आलोक सर के, और एमए में आदरणीय रघुवीर चौधरी साहब के छात्र रहे। तो उनकी किताब जो है उनके गुरुओं के हाथ से उसका विमोचन हो, तो मैं विमल सिंह से निवेदन करूंगा वो अपनी किताब लेकर आए और अपने गुरुजनों के हाथों इस किताब का विमोचन कराएं। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर विमल सिंह को। प्रेमचंद की शब्दावली इस शीर्षक से यह किताब है। और अब इस समारोह के अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुवर आदरणीय डॉक्टर रघुवीर चौधरी सर से मेरा निवेदन है कि आप आए और हमें आशीर्वचन दें।
डॉक्टर रघुवीर चौधरी सर। आदरणीय दुबे साहब, इस कार्यक्रम के यजमान, अतिथि नहीं, यजमान कुमार पाल भाई, आलोक जी, ईश्वर सिंह जी, नियाज जी, कुलपति महोदय बैठे, क्या नाम आपका? मधुकर, बड़ा अच्छा नाम है। और हिंदी के थे आप सूरत में? अच्छा, गुड। प्रिंसिपल, अच्छा अच्छा। और प्रमोद जी, हाँ वाह, प्रमोद से मेरा बहुत गहरा नाता है, बिल्कुल साहित्य के आदमी हैं। जब भी कुछ बोलेंगे साहित्य के भीतर जाकर बोलते हैं। और भी साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। हम बड़े भाग्यवान रहे, हम यानी भोला भाई, महावीर सिंह जी में, कि हमको बड़े अच्छे छात्र मिले। आज इनमें से तो कई साहित्यकार भी हैं बड़े, रेखा जी तो यहाँ बोली भी, वीरेंद्र नारायण सिंह बड़े सज्जन और अपने विषय में कभी कुछ दावा नहीं करने वाले, बड़ा वेग के बहुत ही आत्मीय, मेरे भी। सुल्तान अहमद के विषय में तो हमने एक संगोष्ठी भी की थी रंगद्वार की ओर से। आलोक जी उस समय अमेरिका थे तो नहीं आ पाए थे। बिंदु जी तो गुजराती की बड़ी लेखिका है और हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती है। मैं कभी कोई रोकता हूँ कि गुजराती में बोलो, लेकिन अच्छी लेखिका है वो। और हर्षद दोनों मेरे बहुत ही आत्मीय हैं। और भी प्रवीण भाई और दलपत भाई और सब मित्र हैं। तो 15-17 अच्छे छात्र मिले हम लोगों को, जिन्होंने अविरत काम किया, अध्ययन किया, लिखते रहे। और कई लोगों में तो सृजनशीलता भी अच्छी रही। संयोग से उनको प्रकाशन का मौका भी मिला, मुश्किल होता है लेकिन इनको ये मौका मिलता रहा। तो आलोक जी, ये जो क्रिकेट में होता है कि पहली बार आया और सेंचुरी लगाई, ऐसा ही इनका रहा कि इनको मुश्किल से मुश्किल विषय दिया। ये मेरी आदत थी। कुछ छात्र तो कहते हैं कि समझ में नहीं आता, मैं कहता दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, लेकिन आलोक जी ने ऐसा कहा नहीं। वो काम करते रहे और एमफिल में मुक्ति बोर्ड पर काम किया और फिर पीएचडी में तो बहुत व्यापक रूप से काम किया। और परीक्षक भी कैसे थे, नामवरसी जैसे थे परीक्षक, और बहुत पसंद किया उनके काम को। वो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसका नया संस्करण भी हुआ। अभी शिमला एक बार तो हुआ है, जाने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे कई मित्र वहां गए हैं स्कॉलरशिप पर और किसी ने काम पूरा नहीं किया, इसलिए आप चिंता मत करना, लेकिन आप काम पूरा करेंगे। और इसका एक उपाय यह है कि मिथिलेश को भी साथ ले जाना है। बहुत अच्छा। तो फिर रेखा को भी बुलाना रहा कुछ दिन के लिए। मृदुला भी आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगा। हमारे छात्रों में मृदुला को तो गुरु ही कहना चाहिए, इतना उसका व्यवस्थित काम रहा, बहुत अच्छा काम किया। तो कुछ आंखों की तकलीफ के बावजूद वो काम करती रही। कितने सुंदर अनुवाद मृदुला ने गुजराती से हिंदी में किए हैं, आलोक जी ने भी किए। और सरस्वती चंद्र का अनुवाद इन्होंने और वीरेंद्र जी ने साथ मिलकर किया। और इससे पहले शुरू में ही इन्होंने गोकुल मथुरा द्वारिका का अनुवाद किया। तो आरंभिक काल था, लेकिन घर में हिंदी बोलते थे, हिंदी भाषी रहे हैं और संभव था कि गुजराती बन जाते,
गुप्ता लोग अक्सर बनिया ही होते हैं, वो संभव था और उसके लिए भी तैयार थे। इनको कोई डर नहीं है, कुछ काम करके उपार्जन करना ये कर सकते हैं, लेकिन अब विद्या का अनुराग बढ़ा और पढ़ते गए, लिखते गए। एक बार मुझे आश्चर्य हुआ था कि इन्होंने नरेंद्र मोदी की कहानियों का भी हिंदी में अनुवाद किया है। तो आपने प्रश्न तालियां नहीं बजाई। अब क्या कारण है कि वो नरेंद्र मोदी के प्रति आदर हो या न हो तो अच्छा है। हमारे तो मित्र हैं पुराने, हमारे विस्तार के हैं, लेकिन प्रकाशक ने कहा तो इन्होंने कहा कि कर दिया और अनुवाद कर दिया और छपा, शायद संस्करण भी हुआ होगा। आपको बताओ कि नरेंद्र मोदी कवि भी हैं। अब शिमला में समय मिले तो उनकी कविताओं को भी अनुवाद करना है और वो छपेगी, इसकी चिंता मत करना। तो एक और सरस्वती चंद्र है, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की कहानियां, दोनों का अनुभव वो खुशी से, उत्साह से करते हैं, पूरा करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि रजिस्ट्रार क्यों बने? वही मूल बात, पारिवारिक व्यवसाय, उसका संस्कार, बिजनेस, तो रजिस्ट्रार भी बने और सभी को प्रसन्न किया। 1.5 साल या 2 साल, और कुलपति जी को प्रसन्न करना वो और मुश्किल बात है। छात्रों को तो कर सकते हैं, इससे कोई यश तो मिलने वाला नहीं था, इसके लिए कोई इंक्रीमेंट भी नहीं था, नहीं था। फिर भी किया, बस एक कमरा बड़ा था, इतना ही है। लेकिन प्रबोध ने जो कहा कि जो आयोजन किया राष्ट्रीय गोष्ठियों का, वो बहुत सुंदर आयोजन था और बहुत सफल रहा वो आयोजन। देश के वरिष्ठ समीक्षक आए और सब प्रसन्न होकर गए। कुछ संगोष्ठियों के ग्रंथ भी छपे, लेकिन विशेष नागवत सिंह जी और रामदर्श मिश्र दोनों का बहुत प्रेम इनको प्राप्त हुआ। नंबर तो अब नहीं है, लेकिन कैसे कैसे वक्ता, कैसे विद्वान और बड़े बड़े जो कवि, मुक्तिबोध या शमशेर या सब उनके विषय में या प्रेमचंद के विषय में भी नामवर बोलेंगे या कबीर के विषय में नामवर बोलेंगे तो कुछ नई बातें हमको सुनने को मिलेंगी। एक और 2 नाम मैं उल्लेख करूंगा जिनसे आलोक जी का विकास हुआ। एक तो महावीर चौहान है, महावीर सिंह चौहान, और दूसरे अवधेश कुमार। बड़े विद्वान, अब ये सब नहीं रहे। गोलाबेल, महावीर, अवधेश कुमार अपने क्षेत्र में ना अद्भुत काम है। अवधेश अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी में इनकी पुस्तकें हैं, हिंदी में भी हैं। तो ये जो गुरुजन भारती, जिसके द्वारा कई सुंदर सत्र और गोष्ठियां बनी, इनमें इन सभी का योगदान है। अवधेश जी नामक को राजकोट बुलाते थे और किराया वो देते थे और कार्यक्रम यहाँ होते थे। ये जो अनुभव है ना, उसे मिलना चाहिए। क्रिएटिव नहीं देखेगी, बड़ी आलसी है, लेकिन उसमें वो क्षमता है। इसकी बड़ी बहन किरण ने मेरे मार्गदर्शन में पीएचडी किया है, पुस्तक भी छपी है, समीक्षक नामवर सिंह। तो ये ऐसा एक उन्नत ध्रुव छात्र समुदाय है, यह बहुत मुश्किल काम किया और इसी कारण गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की प्रतिष्ठा सारे देश में स्थिर हुई, आज भी है। और जो लोग अभी हैं
वहाँ या बाहर, उन सबको वो प्रतिष्ठा, वो परंपरा, उसका निर्वाह करना चाहिए। तो इस शुभ प्रसंग में मैं जरा भावार्थ हो गया। ऐसे साथ छूटना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो याद आ गया तो वो श्रद्धांजलि देते देते आलोक जी को आशीर्वाद देता हूँ कि उसी हमारी परंपरा जो है भोला भाई महावीर अवधेश की, उसी को आप आगे बढ़ाइए, सदा प्रसन्न रहिए। नमस्कार। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर धीरज भाई वर्णकर से निवेदन करता हूं। मंच को सादर नमन। सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय मेरे गुरु एमफिल सर के मार्गदर्शन में मैंने किया था रेणु और कमलेश्वर की कहानियों में आंचलिक था। सर ने आज पूरे सभागार को एकदम भोला भाई महावीर सिंह चौहान और उनकी उस परंपरा से जुड़े हुए बड़े विद्वजनों, एक समय था गुजरात यूनिवर्सिटी का, सही बात है, पूरे गुजरात में गुजरात विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा नाम था। और आज सर पहली बार आपको इस स्थिति में, मैं बंजारा से बोल रहा था कि रघुवीर चौधरी सर को कई बार सुना, पर आज सर इतने संवेदनशील हो गए। ये सर की आत्मीयता आपने सब कर्मियों के साथ की। इतनी बड़ी उम्र में सर आप वक्त निकालकर हमारे बीच में आए। मैं पूरे गुर्जर भारती परिवार की ओर से, आलोक गुप्ता अभिनंदन गण के सारे हमारे मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज के विशेष अतिथि हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे, आपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य देकर के आलोक जी के साथ आपने बिताए हुए उन संस्मरण को हमारे सामने प्रस्तुत किए और आपका अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। सर आपका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे आज के विशेष अतिथि पद्मश्री, मुझे बराबर याद आ रहा, शायद अगर मैं गलत न हूं तो मैं स्कूल में पढ़ता था, अपंगना ओजस, ये रचना मैंने पढ़ी थी। कुमार पाल देसाई पद्मश्री है, गुजराती साहित्य जगत के बड़े सुविख्यात साहित्यकार भी है। और कल हम लोग आए थे बंजारा जी, मैं ईश्वर सिंह जी, इस हॉल की थोड़ी व्यवस्था के संदर्भ में सर सुबह में भी मैं बोल चुका हूँ। हम जब यहाँ आए तो यहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला आप केवल यहाँ बैठिए, इस पूरे सभागार में जहाँ जो बैनर लगाना, जो भी करना है, आप केवल हमें सूचना दे दीजिए। इतना आत्मीयता, इतना सहजता के साथ इस हॉल को, क्योंकि इससे पूर्व ईश्वर सिंह और राजेंद्र परमार हम 3 जगह गए थे, कहीं हॉल हमें खाली नहीं मिल रहा था, कोरोना का काल था, कहीं हॉल बंद था, हम उधर गए साहित्य परिषद में तो वहां एक कार्यक्रम था, सहजता से सर ने ये हॉल दे दिया। सर आपके इस उम्दा कार्य के लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जिनके लिए सरस कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शायद कई सालों के बाद ऐसे अभिनंदन ग्रंथ, केवल कहने के लिए अभिनंदन ग्रंथ नहीं है, पर सबसे बड़ी बात इस ग्रंथ की ये है कि गुजरात में लिखे गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं को लक्ष्य में लेकर के, और वो भी 21वीं शताब्दी तक लिखे गए साहित्य को उस ग्रंथ में उन लेखों का समावेश कर दिया गया है। हमारे गुजरात विश्वविद्यालय में एक पूरा पेपर है, स्वातंत्रोत्तर गुजरात का हिंदी लेखन, इसके लिए ये किताब बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
आलोक जी का मैं एमफिल का विद्यार्थी रहा हूं। मैं स्पष्टता कर दूंगा, मेरी पूरी पढ़ाई एमए तक के सरदार पटेल विश्वविद्यालय से, पीएचडी भी मैंने वहीं से की, केवल मैंने एमफिल वहीं से किया। लेकिन सर और हमारा नाता जो है बहुत निकट का रहा, बहुत आत्मीयतापूर्ण रहा है। तो आपका भी सर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस सभागार में बड़े बड़े यहाँ रचनाकार भी है, प्रवीण गढ़वी जी है, दलपत चौहान जी, बिंदु मैडम का बात किया गया, बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी के हमारे परम मित्र हमारे पाड़ी सर, मधुकर पाड़ी सर उपस्थित है। सो दूर दूर से पधारे हुए, देखो कहाँ राजपीपला से पधारे हैं, राजकोट से हमारे कलाशाह सर पधारे हैं, इधर से मृदुला बहन इस उम्र में पधारी है। इस सभागार में बैठे हुए सभी विद्वजनों को, साहित्यकारों को, अगर मुझे किसी का नाम न याद हो, किसी का नाम रह गया, नीलमपुर श्रेष्ठ मैडम यहाँ बैठी हुई, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत बहुत, क्योंकि 2-3 साल के बाद एक गरिमामय कार्यक्रम आज हुआ है और इस कार्यक्रम की गरिमा आप सभी की वजह से ये कार्यक्रम संपन्न सफल रहा है। आप सबका तहे दिल से आभार। और अंत में आलोक जी के लिए 4 लाइनों के साथ मैं मेरी वाणी को बिल्कुल विराम दे दूंगा। समंदर सी गहराई है जिनकी सोच में, समंदर सी गहराई है जिनकी सोच में, सफलता सी सच्चाई है जिनकी खोज में, चेहरे पे उनके रहती है हमेशा मुस्कान, है तो वो आलोक, दिल से है सरल। हम तो आपको क्या दे सकते हैं, ऊपर वाला हजारों खुशियां दे आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। और जिन मित्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने सर के बारे में अपने प्रतिभाव दिया, इनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। और 270 पृष्ठों की किताब पर सटीक विवेचना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए मैं प्रमोद जी का भी तहे दिल से आभार मानता हूं। केंद्रीय हिंदी संस्थान के हमारे यहाँ सुनील कुमार जी है, आप सबका फिर से मंच को सादर नमन, सभी का आभार। एक सूचना है, बाहर टेबल लगाया हुआ है, वहां स्वतंत्रोत्तर हिंदी लेखन किताब राहुल बैठा हुआ है। जो अध्यापक मित्र या शोधार्थी उस किताब को खरीदना चाहते हैं, आधी कीमत में वो किताब आज दी जाएगी। नमस्ते, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद धीरज भाई। 2 मिनट। वैसे आज का ये जो कार्यक्रम निश्चित हुआ था, उसका मंच संचालन आदरणीय आलोक सर की पीएचडी की पहली छात्रा उर्मिला को करना था, उर्मिला विश्वकर्मा को, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई कल, और यह जिम्मेदारी जो है वो मुझे निभानी पड़ी। मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा। फिर से ये सूचना में दूंगा कि गुजरात का स्वतंत्रोत्तर हिंदी लेखन, यह किताब 50% डिस्काउंट में आज दी जा रही है, बाहर है, कोई अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। अब सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, कोई सभी मेहमानों से निवेदन है कि बिना भोजन लिए कोई यहाँ से जाएगा नहीं। भोजन के विराम के बाद लगभग आधा घंटे के बाद हमारी जो गोष्ठियां जो होने वाली है वो यहाँ 2:30 बजे इसी हॉल में शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। बच्चे आता यस सर।
તમે કરો તો તમને ગણપતિનો અર્થ ખબર ના હોય ને જે કહેવા માંગે એને કદું ઊંધું થઈ જાય એટલે ના મજા આવે બરાબર તમે રચનાકાર જે રીતે જે રીતે વાત કરી હોય એ સારું નહીં તો અત્યારે છે હાલ તમારે જરૂર નથી કે સમારંભ કરવી તારે કે ક્યાંય મારે સમારંભ સારું જરા જોઈ લઈએ જે હોય